यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गांव गिराओ। जब भी किसानी की बात होती है और जब उसको समग्र तौर पे करने की बात होती है तो हमारे ध्यान में जो बात आती है वह है पशुपालन की और डेयरी के क्षेत्र में काम करने की। क्योंकि हाल के दिनों में जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात कही जा रही है पूरे देश में, झारखंड में भी काफ़ी काम हुआ है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप सिर्फ खेती पर निर्भर हैं तो आप उस तरीके से अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते, आप कंप्लीट तौर पे मुनाफा नहीं कमा सकते, बशर्ते कि अगर आपने पशुपालन भी साथ में नहीं किया हुआ है या आपने दूसरी चीज़ें जो समग्र खेती की बात है वो नहीं किया है। तो कई किसान झारखंड में बड़ी संख्या है जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं और डेयरी डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी हुआ है पूरे स्टेट में। जब बाहर मतलब मुझे याद है कि जब बाहर से बिहार की कंपनियां जब यहाँ दूध भेजा करती थी और अब जो मेधा और फिर दूसरी जो एजेंसीज हैं सरकार की जो डेयरी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका काम इतना शानदार हुआ कि उसकी चर्चा अब दूसरे राज्यों में भी की जाती है। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं डेयरी डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के काम पर, पशुपालन विभाग के बारे में भी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करते हैं शशि प्रकाश झा साहब का, जोहार, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और पशुपालन विभाग के और डेयरी डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सुनने में आया कि आप लोगों ने नए साल पे वो एक A to Z बनाया है अपने डिपार्टमेंट का। वो A to Z क्या है कि उसकी बहुत चर्चा है, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं प्लीज़। सामान्य धारणा जो लोगों की थी कि पशुपालन विभाग या डेयरी विभाग में सरकार काम बहुत कम कर रही है, तो पिछले 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में और माननीय मंत्री जी के गार्जियनशिप में हम लोगों ने जो काम किया है उसको हम लोगों ने A to Z एक नाम दिया है कि A से लेके Z तक हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। और इसके बारे में संक्षिप्त हम बताना चाहेंगे कि एक है एनिमल हेल्थ कैंप। पिछले 3 साल में प्रत्येक पंचायत में, पहले हम लोग 1 दिन कैंप करते थे, अब हम लोग 2-2 दिन का 2 कैंप लगा रहे हैं, जो यहाँ के सभी 4000 पंचायत में, 4000 से अधिक पंचायत में एनिमल हेल्थ कैंप लगता है। 20 से हमारा है बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। वर्तमान में 107 बल्क मिल्क कूलर हैं, जिसमें कि कोई भी पशुपालक अगर अपना दूध बेचना चाहते हैं तो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से वो वहाँ दूध जमा करते हैं और दूध की क्वालिटी के हिसाब से उनको अपने दूध का मूल्य तो फेडरेशन देता ही है, ऊपर से सरकार 2 रुपये प्रति लीटर सभी के खाते में देती है। तो ये बल्क मिल्क कूलर 107 हमारे अलग अलग ज़िलों में चल रहे हैं, जो 24 में से 22 ज़िले में हैं। C से हम लोगों ने एक काम किया है कि जो हमारे जितने सरकारी सेवा में लोग थे उसमें कई कर्मी ऐसे थे जिनके कि पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने पिछले 2 साल में केवल 34 ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है जो कि कंपनसेटरी ग्राउंड पे उनको दिया गया है। तो इस तरह से नियुक्ति दिया गया और इसमें माननीय मंत्री जी ने समय समय पे रुचि लेकर के और अपने से नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। D फॉर डेयरी प्लांट है। हमारे डेयरी प्लांट जो पहले से चल रहे थे कुछ रांची के और कोडरमा में, देवघर में और लातेहार में, इनकी क्षमता भी कम थी, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा कि हम लोगों ने साहेबगंज का उद्घाटन कराया, सारठ में काम शुरू हो गया, पलामू अभी जस्ट स्टार्ट होने के कगार पर है। तो इस तरीके से हम लोगों के जो 50,000 लीटर पर डे कैपेसिटी का मिल्क प्लांट वहाँ स्थापित हुआ। E फॉर इन्हेंसिंग इनकम, जो अभी सरकार का है कि किसानों की आय को दुगुनी की जाए,
तो उसके लिए हम लोगों ने जितने भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उसके लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पहले इसमें 50% का अनुदान था, अब इसे बढ़ा करके 75 से 90% तक किया गया है। इसमें सभी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाती है और वो पशुपालक जो इम्पैनल्ड पशु विक्रेता हैं उससे पशु क्रय करके अपना मात्र 10% से 25% अंशदान लगा करके वो 4 बकरी 1 बकरा का है या सूकर पालन है, मुर्गी पालन है, इसमें लगभग 50,000 लाभुकों को प्रतिवर्ष हम लोग लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें 2 गाय की भी योजना है, 5 गाय की भी योजना है। तो ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना एकमात्र उद्देश्य है कि पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि हो। F से है फ्री एनिमल सीड्स। जो पशुधन हम लोग बांटते हैं उसमें केवल हम लोग पशुधन के लिए जो आहार होता है कुछ दिनों तक या पशु की आपूर्ति तो करते हैं, लेकिन उसके लिए शेड का निर्माण मनरेगा से हो रहा है। तो पहले ये होता था कि जो पशुपालक थे उनका शेड बन जाता था, किसी को पशुधन वितरण किया गया तो उसको शेड नहीं है, प्रशिक्षण उनको मिला या नहीं मिला। अब हम लोगों ने तीनों को कन्वर्ज कर दिया है। मनरेगा से शेड उसी को दिया जाता है जिसको कि पशुधन योजना से पशु दिया जाता है, और उसी को हम प्रशिक्षण भी पहले देते हैं ताकि तीनों कन्वर्ज हो तो उसका लाभ पशुपालकों तक पहुंच सके। अब हम जी पे आते हैं, ये है गो मुक्ति धाम। ये पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ कि गाय के लिए ये सोचा गया कि आफ्टर डेथ उसका जो डिस्पोजल होता है उस पर कई जगह लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी रहती थी, तो उसके लिए गो मुक्ति धाम का कार्य स्वीकृति सरकार से प्रदान हो गई है और बहुत जल्द हम लोग इसका शिलान्यास करने वाले हैं। पलामू से शुरू होगा। अभी पहले पांचों प्रमंडल में एक एक जिले में एक एक स्वीकृति प्रदान की गई है। ये स्मशान घाट की तरह होगा। हाँ, स्मशान घाट की तरह गाय के लिए ये होगा। उसके बाद एच से है हमारे जो हॉस्पिटल्स थे उसमें कठिनाई हम लोगों ने महसूस की थी कि उतने डॉक्टर हमारे पास नहीं थे, वेटनरी डॉक्टर, उतने स्टाफ नहीं थे, उतने फोर्थ ग्रेड कर्मी भी नहीं थे, पारावेट नहीं थे। तो हम लोगों ने 100 हॉस्पिटल को मॉडल का रूप दिया और उसमें क्या क्या कि अब सभी जगह डॉक्टर भी या तो पदस्थापित हैं या प्रतिनियुक्त हैं। दूसरा, वहाँ पे हम लोगों ने पशुधन सहायक या प्रावैधिक सहायक के रूप में एक स्टाफ को भी वहाँ प्रतिनियुक्ति की है और एक फोर्थ ग्रेड स्टाफ भी रहते हैं जो दवा वितरण इत्यादि में काम करें। तो इसके बीच में जो दवा आपूर्ति भी होती थी वो हम लोगों ने स्पेशली 100 मॉडल हॉस्पिटल के लिए कर दिया है ताकि उस जगह पे दवा भी अवेलेबल हो, स्टाफ भी रहें, हॉस्पिटल भी खुले। तो ये 100 मॉडल हॉस्पिटल का भी पूरा प्रारूप तैयार है। उसमें दवा की आपूर्ति भी अब कुछ हद तक की गई है और अगले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इसको सभी 100 हॉस्पिटल को मॉडल के रूप में स्टार्ट कर देंगे जी। इसके बाद आई है जो हमने पहले भी जिक्र किया, इंसेंटिव टू मिल्क फार्मर्स। तो ये इंसेंटिव 2 रुपये का जो है वो एडिशनल है कि अगर कोई भी मेधा के लिए दूध देता है तो उसको 2 रुपये झारखंड सरकार देती है और इसके परिणाम बहुत अच्छे आए कि हमारे जो पहले 1 लाख किसान 1 लाख लीटर दूध पर डे हो रहा था वो सीधा 1.5 लाख के आसपास आ गया। अरे वाह। और उम्मीद है कि अगर इसमें थोड़ा और हम लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से अगले साल 2.5 लाख और टारगेट है कि 5 लाख तक इसको ले जाया जाए 3 वर्षों में। इसके बाद आप देखेंगे जे से कि जेपीएससी ने पहली बार 26 पशु चिकित्सकों को बहाली कर दी है, उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अब वो हमारे साथ काम करेंगे। तो ये हमारा जे से है कि जेपीएससी अपॉइंटेड डॉक्टर्स। उसके बाद है केसीसी लोन जो था पहले सिर्फ किसानों के लिए था, ये पहली बार ऐसा किया गया है कि अब पशुपालक बिना खेती की ज़मीन के भी अगर उनके पास पशु है या वो पशुपालन का कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल केसीसी के नियम की तरह 1.6 लाख जो सरकार का जो प्रावधान है तो उसके तहत सारे पशुपालक आएंगे और इसके लिए पशुपालन विभाग और डेयरी ये दोनों के तरफ से फिशरीज अन्य क्षेत्र में भी लोगों को अब ऋण दिया जा रहा है और इससे जो पशुपालक हैं उनको एक बड़ा उत्साह मिला है कि बैंक से सपोर्ट मिला है। हाँ, उनको जमीन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनका पशुपालक होना आवश्यक है। इसके बाद हम लोग एल पे आते हैं, ये है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। तो पहले मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अलावा भी और भी जिनके पास थे वो पशुओं का इंश्योरेंस कम से कम कराते थे। अभी क्या है कि हम लोग जो पशुधन योजना के तहत जो भी
पशु दे रहे हैं, उसका इंश्योरेंस आवश्यक है। वो सीधा इंस्ट्रक्शन सारे जिले को है कि जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो लाभुकों के हाथ में पशु न जाए, ताकि गाय को छोड़ के जो बाकी है वो 1 साल के लिए होता है उसका इंश्योरेंस, और गाय का तो 3 वर्षों के लिए होता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस का कार्य चल रहा है हमारा पशुधन योजना मतलब 1 के साल साथ। के लिए होगा तो उनको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। हाँ, उसको रिन्यू गाय कराना वालों को पड़ेगा। 3 साल के बाद कराना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें तो जैसे मुर्गी वगैरह होता है उसका 1 साल से अधिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और इसमें जो है वो गाय में तो 3 साल तक है कि वो एक ही इंश्योरेंस के साथ होगा। उसके बाद एक जो बड़ी योजना सरकार की आई है वो है मोबाइल वेटनरी यूनिट। ये भी अपने अंतिम चरण में है। मार्च तक हमारा यूनिट आना शुरू हो जाएगा, जो JSIA के माध्यम से 236 मेडिकल वैन फॉर एनिमल्स ये चालू होगा। इसको एनिमल एम्बुलेंस भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम स्पष्ट कर दें कि इसमें एम्बुलेंस की तरह उसमें पशुओं को लेकर के इलाज नहीं कराया जाएगा, बल्कि एक मेडिकल टीम होगी जो ऑन द स्पॉट जाकर के ऑपरेशन करना हो या AI करना हो, जिस तरह का पशुओं का जो मेडिकल सपोर्ट होता है, तो एक कॉल पे वो वहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये 40 करोड़ की योजना है, और हर वर्ष इसके मेंटेनेंस पर भी लगभग 40 करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन इसे स्वीकृति मिल गई है और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त इससे चलाया जाएगा। तो ये बहुत जल्द योजना मार्च तक आपको देखने को राज्य में मिलेगी। इसके बाद है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ये NIAP। इसमें जो कृत्रिम गर्भाधान पूर्व से भी चलता आ रहा है, लेकिन पिछले दिनों इस पे काफ़ी सुधार हुआ है, और इसमें अब हम लोग NDDB को भी आमंत्रित किए हैं कि वो भी 12 जिले में जहाँ जहाँ दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है या आवश्यकता है, वैसे जगहों पे जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको आधुनिक तरीके से किए जाए, और अच्छे अच्छे नस्ल की गाय का अगर AI होगा तो उससे राज्य में जो नस्ल हैं पशुओं के उसको सुधारने में सहायता मिलेगी और दुग्ध उत्पादन उससे बढ़ेगा। तो ये AI का काम चल रहा है। उसके बाद है O फॉर ऑक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जोड़ा बैल वितरण की योजना पहली बार ये लागू की गई, और अभी 5 प्रमंडल में वितरण चल भी रहा है, और आगे 28 को भी हम लोगों ने एक कैंप रखा है। इसमें कुछ किसानों को जो पारंपरिक खेती जो लोग किसान बैल से कर रहे थे, तो उनको एक सपोर्ट के रूप में जोड़ा बैल दिया जाता है। ये मुफ्त में दे रहे हैं? ये मुफ्त में दे रहे हैं। तो क्या इनके लिए BPL वगैरह में होना जरूरी है? 90% अनुदान है इसमें, 90% 10% उनसे लिया जा रहा है। तो इसमें कैटेगराइज्ड है क्या कि क्या नहीं, जो BPL होगा? किसान हैं जिनके पास खेत है और जो कम आमदनी वाले हैं, जो ट्रैक्टर नहीं रखते हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए उसका चयन किया जाता है। ये कृषि विभाग और पशुपालन दोनों मिल के करते हैं। कृषि विभाग वाले फार्मर्स की लिस्ट देते हैं और पशुपालन वाले उसको वितरण करते हैं। तो ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है अभी। तो ये एक ऑक्स डिस्ट्रीब्यूशन की थी। P फॉर पेट क्लिनिक, तो पेट क्लिनिक हमारे अभी बड़े शहरों में जैसे रांची है, धनबाद है, आपका जमशेदपुर है, देवघर है, ऐसे में पेट क्लिनिक चल रहा है। इसमें जो पालतू पशु लोग अपने पास रखते हैं उसको जा कर के सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक ये खुला रहता है। ये रांची में भी आप देखते होंगे, और इसमें भीड़ लगी रहती है। एक तो मैंने स्टेशन रोड में ही देखा हाँ, है। वही है। और उसी तरह से ये 6-7 जिले में 7 जिले में चल रहे हैं, और इसका काफ़ी फ़ायदा लोगों को पहुंचता है। हम लोग इसको बहुत जल्द 24 जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए बजट तैयार कर रहे हैं जी। उसके बाद है क्वालिटी टेस्टेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जो मेधा झारखंड सरकार का उपक्रम है, मेधा, और ये जब से डेवलप हुआ है, इसकी जो क्वालिटी होती है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर यहाँ अन्य जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट को और इसको दोनों को देखा जाए तो इसमें सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी है। इसके पीछे 2-3 रीजन हमने जो देखे हैं। एक तो पहला ये है कि सबसे अधिक जो मिल्क हम अभी रिसीव कर रहे हैं किसानों से, वो अगर हम कर रहे हैं एक दिन में 1.5 लाख और हमारा प्रोडक्ट भी हो रहा है 1.5 लाख, तो नेचुरली इसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा दूध का है, हमें पाउडर नहीं मिलाना पड़ रहा है। दूसरा, सारे जो हमारे अभी ये बने हुए इक्विपमेंट हैं वो नए आ गए हैं, जैसे हमने जिक्र किया प्लांट का, तो वो नए हैं, आधुनिक हैं, और कहीं भी ह्यूमन टच नहीं होता है। जब से वो मिल्क लिया जाता है तब से लेके पैकेट निकलने तक कोई भी आदमी उसको छूता नहीं है, और इस तरह के किसी भी प्लांट को लोग विजिट भी करते हैं। तो
एक है कि क्वालिटी उसकी टेस्टिंग होती है, तभी जा कर के वो मिल्क चलता है। और इससे लोग भी मान रहे हैं कि जो मेदा का प्रोडक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है। इतने सारे ब्रांड्स आए हैं, इसके बावजूद मेधा की जो प्रतिष्ठा है वो बनी हुई है और लोग उसको खरीदते हैं। नहीं, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो दूसरे प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं ना, उनका जो मिल्क जो कलेक्शन है वो उसके सेल से कम है। तो उसमें जब ये कम होता है तो उसको पाउडर से लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, वो मिल्क पाउडर ही है, लेकिन वो मिल्क पाउडर से करते हैं। और इसमें क्या है कि आप जो अभी जो मेधा का, चूंकि वो नए सिरे से हम लोग कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं कि हमारा कलेक्शन ज़्यादा हो, तो 5 लाख लीटर तक इससे किसानों को भी लाभ होता है कि उसके दूध समय से बिक जाते हैं और पैसा भी ज़्यादा मिला, पैसा भी ज़्यादा 2 रुपये अधिक मिलता है। तो इसके कारण भी हमें लगता है कि क्वालिटी इसकी बनी हुई है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर फॉर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग। ये हमारे पशुपालन और गव्य दोनों के अलग अलग रेसिडेंशियल स्कूल बने हुए हैं। गव्य का तो आप देख ही रहे होंगे, शालीमार के बगल में। इसमें लगभग 100 से 150 किसान प्रतिदिन, अभी भी उसमें भीड़ लगी हुई है, उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग होती है, जिसमें कैसे पशुओं को पाला जाए, कैसे बीमारी से बचा जाए, कैसे उसके आहार पर कम व्यय हो, कैसे योजनाओं का लाभ लिया जाए, इन सारी बातों की जानकारी उनको दी जाती है। किस तरह के गाय को वो पालेंगे तो फ़ायदा होगा। उसी तरह से मुर्गी पालन में, बत्तख पालन में, सभी चीज़ के लिए अलग अलग पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं। कि जो अभी गांव में जो लोग पाल रहे हैं उनको थोड़ी सी समस्या ये होती है कि हम कौन सा चारा खिलाएं कि कम खर्चा होगा। तो इन सारी बातों की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती है जी। और फिर टी से है टेलीमेडिसिन एट डायरेक्टरेट। इसकी भी गत वर्ष में इसका जो उद्घाटन है माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया था, और इसका नंबर भी हम लोग बार बार जारी करते हैं, और होगा तो इस प्रोग्राम के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि वो दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक भी पहुँचे। और उस पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कोई शिकायत है वो भी दर्ज करा सकते हैं, किसी पशुओं का इलाज करा सकते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन स्टार्ट हुआ था केवल पहले इलाज के लिए, लेकिन अब लोग कई बार अपनी समस्या भी बताते हैं कि हम पशु कैसे लें, उनकी जानकारी, तो उसके लिए भी ये टेलीमेडिसिन काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। इसमें हमारे डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं, और 1-2 स्टाफ को हम लोगों ने लगा रखा है जो कॉल रिसीव करते हैं, और ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी, यू फॉर यूनिवर्सिटी। झारखंड में ये देखा गया कि कई राज्यों में कृषि विभाग के लिए अलग यूनिवर्सिटी है और पशुपालन के लिए अलग है, लेकिन झारखंड में ऐसा आज तक नहीं हुआ राज्य गठन के बाद। तो गत वर्ष इसकी परिकल्पना की गई कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाया जाए। प्रस्ताव भी भेजा गया, और अब ये अंतिम चरण में है। इसकी स्वीकृति बहुत जल्द सरकार इस पर निर्णय भी लेगी। उन्होंने एक प्रारूप मांगा है, और कुछ डिटेल निदेशालय से मांग की गई है, वो हम लोग तैयार कर रहे हैं कि क्या इसका प्रारूप होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ कहाँ की ज़मीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हमारा एग्रीकल्चर से अलग एक पशुपालन का होगा, जिसमें कि पशुपालन, डेयरी या फिशरीज़, इन सब चीज़ के जितने कॉलेजेस हैं हमारे, वो एक यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी अलग होगी। हाँ, स्टेट के लिए एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी। कॉलेज तो अलग अलग हैं हमारे, जी। लेकिन वो एक ही यूनिवर्सिटी में है। तो हमारा है कि पशुपालन के लिए यूनिवर्सिटी भी अलग हो, क्योंकि हमारे जो उसके कई LRS हैं, प्रयोगशाला हैं, ये सब उस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए तो अच्छा है। तो इस पे भी काम बहुत हद तक अब पूर्ण होने की स्थिति में है। भी है वैक्सीनेशन प्रोग्राम और वैक्सीन प्रोडक्शन। तो ये अभी सभी जिलों में चल रहा है। आज हम इस फोरम के माध्यम से सभी पशुपालकों को ये बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले तक FMD, LSD, FMD होता है फुट माउथ डिजीज़, जो एक गंभीर बीमारी थी, और आज के डेट में हमारे पास उसके 1 करोड़ से ज़्यादा टीका उपलब्ध हैं, और वो लगातार हर महीने कराए जा रहे हैं। अगर पशुपालक इसमें ज़्यादा रुचि दिखाएं और अपने अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करके टीकाकरण अभियान में लग जाएं, तो हमें लगता है कि 100% जितने यहाँ पशु हैं सबके लिए LSD का, लंपी डिजीज़ का और FMD का दोनों टीकाकरण 100% है। अभी हम लोगों ने एंटी रेबीज़ का भी किया है,
और ब्रुसलोसिस भी साथ साथ में चला है, जो केवल बाछियों में दिया जाता है, तो वो भी प्रोग्राम 2 चरण में कंप्लीट हुआ है। तो वैक्सीनेशन के तरफ से हमें लगता है कि सरकार जो भी वैक्सीन चाहिए उसके लिए तत्पर है। केवल एक बार लोगों की जागरूकता की ज़रूरत है कि वो इस काम को करें, और हमारे जो DHOs हैं वो वैक्सीनेटर को अधिक से अधिक तैयार करके और लोगों तक पहुंचाएं। अंतिम कम से कम हर पंचायत में एक वैक्सीनेटर तो होना ही चाहिए, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो तभी हमारा ये अभियान सफल हो पाएगा। और तो हम लोग वैक्सीन प्रोडक्शन की बात भी आप कर रहे थे। हाँ, वैक्सीन प्रोडक्शन वो सिर्फ अभी जो हो रहा है वो कॉमर्शियल नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर हैं यूनिवर्सिटी के बगल में ही जो बन रहे हैं, लेकिन उसमें और सुधार की भी आवश्यकता है, जैसा हम लोग उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो 6 तरह के वैक्सीन हम लोग बनाने का भी काम करते हैं, अभी भी हैं जो बन रहा है प्रयोगशाला में, लेकिन वो 100,000 की संख्या में बनता है। बल्क प्रोडक्शन में जो हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है जी। उसके बाद है W से हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है जिसको बन के पूरा तैयार है। अब आप कोई भी जानकारी, हमारे कितने हॉस्पिटल हैं या आज हमें जितनी बात कहनी पड़ी, ये सारे हमारे वेबसाइट पे मौजूद रहेंगे, और इसका उद्घाटन शीघ्र ही माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाना है। उनसे 28 तारीख का डेट भी मिला हुआ है, और संभवतः हम लोग इस अपने वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे 28 जनवरी, 15 दिनों के अंदर में ये लॉन्च। बस 28 जनवरी को ये हो जाएगा। उसके बाद है एग सॉर्टेड सीमेन, एक आवश्यकता जो कई राज्यों में भी शुरू की गई है और यहाँ भी महसूस की गई कि जो बाछा होता है वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जिस तरह खेती होती थी अब उसका उपयोग नहीं होता, और ख़ास करके जो ये HF गाय है तो उसमें उसके जो बाछा होते हैं वो उपयोग नहीं होते हैं, तो बाद में एक तरह से उसकी मतलब उसकी उपयोगिता कम रह जाती है, और किसानों को लगता है कि हमें इस पर जो खिलाना है वो बेकार खर्च हो रहा है। तो एग सॉर्टेड सीमेन में है कि सिर्फ बाछी का ही जन्म होगा, और उससे गाय का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये दूध का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो गोपालक हैं उनको सुविधा भी होगी। तो एग सॉर्टेड सीमेन से हम लोग AI करने के लिए कार्य प्रारंभ कर चुके हैं GSIA के माध्यम से, तो GSI इसमें काम कर रही है। उसके बाद हम लोगों का है ईयरली रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स एंड पारावेट्स। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं और पारावेट्स हैं उसकी हर साल हम लोग एक ट्रेनिंग करते हैं, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की, कभी 3 दिन की, और बीच बीच में जो नई जानकारियां हैं वो उनको हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं, और इसका अच्छा असर होता है कि जो नए चीज़ होते हैं इसमें जो हम लोग बाहर के साइंटिस्ट हैं या यूनिवर्सिटी के हैं उनको बुला करके हमारे जितने कर्मी हैं वो सभी कर्मियों को, सरकारी कर्मियों की 1 साल पर ईयरली रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग कराते हैं। और जेड है जू एंड वाइल्ड एनिमल हेल्थ केयर। आप देखते होंगे कि जो चिड़ियाघर है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी एनिमल्स हैं उसके इलाज के लिए या समय समय पे कभी ज़रूरत हो तो पोस्टमार्टम के लिए जो विभाग है वो हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा सहयोग करता है अन्य विभागों को। यही हमारा A से Z था। ये तो आपने काफ़ी अच्छा बताया A to Z कि ये कंप्लीट ही आपके डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर देता है कि क्या काम हुआ है, बिल्कुल। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। एक सवाल मेरा है कि जैसे खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि डेयरी एक ऐसी चीज़ है जिससे शहर अर्बन लोग पॉपुलेशन का भी और देहात के लोगों का भी दोनों का जुड़ाव है। देहात के लोग सप्लाई करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन खरीदता है उसको, और क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं बाहर की जो इस मार्केट में हैं, इस दूसरी एजेंसीज की कंपनियां, तो कितना कंपटीशन है, मेधा को कितना कंपटीशन मिल रहा है? और ये देखिए मेधा को बहुत अधिक कंपटीशन है, इसलिए कि जो बाकी पुराने हैं चाहे वो अमूल हो या इवन सुधा जो हमारा बड़ा भाई कहिए जो बिहार में अलग हुआ, और एक अलग मैटर भी है कि जो सुधा के हमारे यहाँ प्लांट हैं वो हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है कि वो मेधा को सौंप दिया जाए या झारखंड सरकार को सौंप दिया जाए, बंटवारे में वो नहीं जा सका, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग इसकी मीटिंग में भी बैठते हैं, जो बोर्ड की मीटिंग होती है मिल्क फेडरेशन की, इसमें हमारे फेडरेशन ने यहाँ अच्छा काम किया है क्योंकि NDDB के सहयोग से अभी चल रहा है और 2024 तक इसको NDDB को ही चलाना है। इसमें एक हमने सलाह दिया था कि हमारे पास एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए या एक मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए कि क्रेता और विक्रेता ये दोनों कहीं से भी लॉगिन कर सके।
अब क्या है, जो बेचने वाले किसान हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे कि मेरे पास 100 लीटर दूध है, हमें बेचना है, तो ये मैसेज हमारे नियरेस्ट बल्क मिल्क कूलर को मिल जाए, और बल्क मिल्क कूलर के पास एक गाड़ी हो जो जहाँ भी एक सर्टेन अमाउंट, 1000 मान लीजिए 100 लीटर या 200 लीटर जिस गांव में जमा हुआ, वहाँ भेज के वो दूध को मंगा ले, क्वालिटी टेस्ट करके उसके नाम रजिस्ट्रेशन कर दे। तो बल्क मिल्क कूलर दूध खरीदने में मदद कर सकता है। और जो रिक्वायरमेंट होता है, सपोज कीजिए कि हम अगर अपने इससे ज़रूरत से घर से बैठे बैठे पूछें कि हमें आज 50 लीटर दूध की ज़रूरत है, हमें आज 2 लीटर की ज़रूरत है, हमें इस एड्रेस पे प्रतिदिन 2 लीटर दूध की ज़रूरत है, इतना टोन्ड मिल्क चाहिए, इतना नहीं चाहिए, दही चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, जो भी चाहिए, ये हम ऐप के माध्यम से डिमांड करें दोनों, तो वो हमारा जो बूथ बना हुआ है उसको वो मैसेज चला जाए, और वो बूथ का काम हो कि हमारे घर तक वो कैसे पहुँचे। तो इस पे भी काम बहुत एकदम कहा जाए तो अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन लागू होगा, और मेधा का जब तक झारखंड में इस चीज़ को नहीं करेंगे, तब तक हमें लगता है कि जो बाकी ब्रांड है इस पे कहीं कहीं अभी भी भारी नहीं है मेरे ख्याल से। आप देख सकते हैं कि मेरा सेल भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी मेधा का अच्छा है। बावजूद इसके जो हमारा लक्ष्य है 5 लाख लीटर प्रतिदिन जाने का, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, और वो होगा। इसमें सारे हमारे जो जिले के उपायुक्त महोदय हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया बूथ बनाने में, और इसलिए बिक्री में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन और सेल है वो बिल्कुल एक साथ चल रहा है। कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि इतने प्रोडक्ट हम कहाँ ले जाएं, इतना हमारे पास आ गया, अब मैं क्या करूं। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में भी एक भी बल्क मिल्क कूलर बंद नहीं रहा, सारे लोग दूध देते रहे और बिकता रहा, और यही खासियत रही कि मेधा सस्टेन किया उस परिस्थिति में भी। और हमें लगता है कि अगले 1-2 साल में बिल्कुल 24 तक आप ये देखेंगे कि हम लोग 5 लाख लीटर के भी करीब पहुँचेंगे, उतना हम लोग परचेज भी कर लेंगे और सेल भी बढ़ेगा। और हम लोग एक प्रस्ताव भी बनाएंगे कि जो 2 रुपया इंसेंटिव है इसको कुछ बढ़ा करके किया जाए। ऐसा प्रस्ताव तैयार भी किया गया है, संभवतः सरकार अगर निर्णय ले तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अब मेरे कार्यक्रम में सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। तो अंतिम सवाल मेरा है कि जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है जिसकी चर्चा आपने की, और जो गौ मुक्ति धाम की बात आप कर रहे हैं, इन दोनों का क्या रिस्पॉन्स? जैसे गौ मुक्ति धाम तो चलिए अब शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री पशुधन योजना में किसानों का कितना पार्टिसिपेशन है, डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन योजना में अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। किसानों के खाते में हम सीधे डीबीटी कर देते हैं, लेकिन किसानों को जानकारी देर से मिलती थी। तो हम लोगों ने एक पत्र बनाया है जो डीएचओ के माध्यम से उसके घर तक पहुंचाते हैं, जिस पत्र में लिखा होता है कि आपको इतनी राशि दी गई, इतनी राशि इसी खाते में जमा करनी है, यह राशि इसी उद्देश्य के लिए दी गई है, और फलाने अमुक जितने आपूर्ति करता है पूरे राज्य के, इसमें से किसी से भी अगर 30-35 हैं तो किसी से भी आप जा करके उसका पशु को देख करके आप परचेज कर सकते हैं। और अवेयरनेस के लिए हम लोग कई प्लान चला रहे हैं, और हमें लगता है कि इसका असर भी हो भी रहा है। पशुपालन मतलब पशुपालक जो हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का भी बहुत अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, कि लोगों तक जब जानकारी जाएगी, अवेयरनेस होगा, तो पशुधन योजना का अधिक से अधिक लाभ होगा। चलिए सर, अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं और सवाल आपसे लिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला, इतनी अच्छी बातें की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी, और कम ही ऐसा मौका आता है जब आप आधे घंटे के कार्यक्रम में A to Z सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी बातचीत से फ़ायदा हुआ होगा। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।